आज के यानी कि 11 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में तमिलनाडु के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा RN रवि को। अब ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। 4 राज्यों में नए राज्यपाल बने हैं। तो अभी तक तमिलनाडु में जो गवर्नर थे वो पंजाब के गवर्नर बना दिए गए हैं। वैसे कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं कौन, बनवारी लाल पुरोहित, वो पंजाब का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें परमानेंट वहां का गवर्नर बना दिया। अब तमिलनाडु की जगह खाली हो गई, तो RN रवि जो अभी तक नागालैंड के गवर्नर थे उन्हें भेज दिया हमने तमिलनाडु में। वो तमिलनाडु के गवर्नर बन गए। क्या नाम है? RN रवि। तो अब नागालैंड की जगह खाली हो गई, तो हमने क्या किया, असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, उनको नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दे दिया, एडिशनल चार्ज दे दिया है। तो इस तरह से 3 राज्य भर गए। और अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड की जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का गवर्नर बना दिया गया है। तो इस तरह से ये 4 राज्यों में नए गवर्नर बन गए। इन चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। इससे पहले आपने देखा था मणिपुर में नए राज्यपाल बने थे, क्या नाम है? L गणेशन। और उससे पहले आप लोगों ने देखा था 8 राज्यों में नए गवर्नर बने थे। कौन कौन से? देखो, कर्नाटक में थावरचंद गहलोत बने थे। हिमाचल प्रदेश में बात करेंगे तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने थे। हिमाचल प्रदेश में जो पहले थे बंडारू दत्तात्रेय, वो हरियाणा चले गए। हरियाणा में जो पहले थे सत्यदेव नारायण आर्य, वो त्रिपुरा चले गए। त्रिपुरा में जो पहले थे रमेश बेस, वो झारखंड चले गए। मध्य प्रदेश में नए बने मंगूभाई छगनभाई पटेल। मिजोरम में नए बन गए हरिबाबू कंभमपति। और मिजोरम में जो पहले थे श्रीधरन पिल्लई, वो गोवा चले गए। तो वो 8, वो मणिपुर वाला, और ये 4, तो ये 12 राज्यों के आपको याद रखने हैं नए गवर्नर कौन है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO को पुनः नियुक्त किया गया। नाम क्या है उनका? वी वेदनाथन। तो अभी RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO के रूप में वी वेदनाथन को फिर से नियुक्त करने की अपनी मंजूरी दे दी है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक जिसकी स्थापना होती है 2015 में, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। शांतिलाल जैन आप जानते हो, इंडियन बैंक में अभी MD CEO बने थे ये। हितेंद्र दवे HSBC इंडिया के नए CEO बनाए गए। SL त्रिपाठी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के CMD बने थे ये। तो ये नाम भी अभी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतमाला परियोजना के तहत देश में पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925A पर वायुसेना के विमानों के लिए बना देश का पहला एयर स्ट्रिप यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। किसने किया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। मतलब अब सड़कों पर भी विमान उतर सकेंगे। और इस तरह से ये देश में पहला इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। तो ये तो पहला हो गया। और इस तरह से 19 अलग अलग जगहों पर इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा का निर्माण भी किया जाएगा। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको आप पिंक सिटी भी बोलते हो। और जयपुर से 2 पॉइंट याद रखना। अभी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। उसके अलावा जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। और चीफ जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती हैं। अच्छा, अभी आपको याद होगा बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया था। उसमें अगर हम बात करते हैं 5 मिलियन से ज्यादा आबादी में, तो राजस्थान टॉप पे है। 5 मिलियन से कम आबादी में बात करोगे तो फिर हिमाचल प्रदेश टॉप में है। अभी राजस्थान सरकार ने ही प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया? कितने रुपए बढ़ाए गए मजदूरों के? 27 रुपए। उसके अलावा राजस्थान को मिल गया उसका चौथा टाइगर रिजर्व। और इस तरह से ये भारत का सबसे नवीनतम यानी कि 52वां टाइगर रिजर्व बन गया। कौन सा? राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा राजस्थान के बूंदी में। अच्छा बताओ, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये राजस्थान के, ये इनका नाम है कैलाश सांखला। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, तो भी आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। अभी बोल्ड प्रोजेक्ट ये राजस्थान के उदयपुर से शुरू किया गया था। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। किसने शुरू किया था? KVIC ने। बांस के पौधे लगाए गए थे यहाँ पे।
और जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य भी आपका राजस्थान ही है। अच्छा बताओ, किसे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 दिया गया? ये राजस्थान के हैं, इनका नाम है श्याम सुंदर ज्ञानी। यहीं पे ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू हुई थी, घर घर औषधि योजना शुरू हुई थी, चिरंजीवी योजना यहीं की है। और ये चिरंजीवी योजना भी एग्जाम में पूछी गई थी, सभी को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी इसमें। और अभी राजस्थान के जोधपुर में डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हुआ था, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। अच्छा, 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? एक तो हमने देख लिया ये रामगढ़ विषधारी, इसके अलावा है सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा बॉब वर्ल्ड। तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। बात बैंक ऑफ बड़ौदा की है तो इसकी स्थापना होती है 1908 में और इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात में मिलेगा। इसके चेयरमैन हसमुख अधिया है और इसके एमडी सीईओ कौन है? संजीव चड्डा है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का विलय किया गया था, मर्ज हुए थे? विजया बैंक और देना बैंक, ये आपको याद रखना है। और अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में फरवरी और मार्च के लिए टॉप पे रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 सितंबर को। हर साल 10 सितंबर को ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? कि दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना। इस बार की थीम क्या रही? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। देखो, सितंबर का जो पहला सप्ताह था 1 से लेकर 7 सितंबर तक, वो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया। आपको बताए सितंबर को पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया। 4 सितंबर, देखो एक्चुअली में सितंबर के पहले शनिवार को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, जो इस बार 4 सितंबर को आया। 5 सितंबर को एक तो नेशनल टीचर डे होता है, एक अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी होता है। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया। अभी 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक के रूप में मनाया। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना नया आर्थिक सलाहकार इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा रजनीश कुमार को। आप जानते हो कौन है ये? एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे ये। वैसे अभी वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा है। तो अभी रजनीश कुमार को आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना नया इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया है। वैसे आपको बता दूं, ये जो रजनीश कुमार है वर्तमान में हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी कृष्ण सुब्रमण्यम मुख्य आर्थिक सलाहकार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। यशवर्धन सिन्हा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है 25वें नंबर के। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। अब सबसे पहली बात, यहाँ की 3 कैपिटल आपको याद रखनी है और 3 कैपिटल सबको बताए, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है और जुडिशियल कैपिटल कौन सी है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है और जुडिशियल कैपिटल इसकी कुर्नूल है। मुख्यमंत्री आपको पता है कौन है? जगन मोहन रेड्डी है और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और यहाँ के नए चीफ जस्टिस बने थे अरूप कुमार गोस्वामी नाम है उनका। और याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश ही है। और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये भी आंध्र प्रदेश में खोला गया। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क भी आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और भारत की पहली फ्रूट ट्रेन वो भी आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई थी। और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये भी लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का, जिसके सीएमडी बने थे अभी अतुल भट्ट। और यहीं पे ही अभी रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित की गई थी किसानों के बीच में ई फार्मिंग और अन्य कृषि मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के लिए। सारे कार्यक्रम यहीं पे शुरू हुआ था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए लेपाक्षी मंदिर कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में है ये। यहाँ पर आपको नंदी भगवान की प्रतिमा मिलेगी।
और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, अभी उन्हें स्कूच सीएम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और यहाँ के जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, उनको कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया था। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री किसान राष्ट्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले को। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और इसकी खास बात पता है क्या है? इस टाइगर रिजर्व का वो भाग जो कि तेलंगाना में चला गया है उसे क्या कहते हैं? अमराबाद कहते हैं। और तेलंगाना में आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, एक तो कवल और एक ये अमराबाद। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा निर्लेप सिंह राय को। तो सरकार के स्वामित्व वाली उर्वरक फर्म है ये नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और उसने निर्लेप सिंह राय को कंपनी का नया सीएमडी नियुक्त किया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना होती है 1976 में, हेडक्वार्टर नोएडा में मिलेगा। और नए सीएमडी अब तो बन गए हैं निर्लेप सिंह राय। संजीव बरनवाल का नाम हमने कल पढ़ा था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष बने ये। प्रतिभा महापात्रा एडोब इंडिया की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है। अरुण कुमार सिंह बीपीसीएल के नए सीएमडी बने थे ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया? तो आंसर होगा उत्तर कोरिया। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नॉर्थ कोरिया को, उत्तर कोरिया को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसने, यानी कि उत्तर कोरिया ने टोक्यो गेम्स में अपनी एक भी टीम को नहीं भेजा था। और निलंबन का सीधा सा मतलब यह है कि जो अभी विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे 2022 में, बीजिंग ओलंपिक, उसमें उत्तर कोरिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 में, और यही कारण है कि हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं। और हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बक। अभी टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में टोटल हमने 7 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 2 इसका सिल्वर रहा और 4 इसके ब्रोंज रहे। और गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने, जिनका संबंध भाला फेंक से है। यह हरियाणा से है। कितनी दूर भाला फेंका, जेवलिन थ्रो किया? तो 87.58 मीटर। जबकि टोक्यो पैरालंपिक में बात करेंगे, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा अब तक का हमारा। 19 मेडल जीत लिया हमने, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रोंज मेडल हैं। अब ये 5 गोल्ड किस किस ने जीते? देखो, सबसे पहले गोल्ड लेकर के आई थी अवनी लेखरा, ये राजस्थान से हैं। शूटर हैं ये। 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था इन्होंने, और उसके बाद 50 मीटर में ब्रोंज मेडल जीता था। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। उसके बाद सुमित अंतिल ने भाला फेंक में गोल्ड जीता था। यह हरियाणा से है। कितनी दूर भाला फेंका? 68.55 मीटर। उसके बाद मनीष नरवाल गोल्ड लेकर के आए थे 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में। ये हरियाणा से है मनीष। उसके बाद प्रमोद भगत की बात करेंगे, ये बिहार से हैं। बैडमिंटन में गोल्ड जीता था इन्होंने। याद रखना, टोक्यो पैरालंपिक में इस बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो 2 नए गेम को जोड़ा गया था। और 5वां गोल्ड कृष्णा नागर लेकर करके आए थे। ये जयपुर से हैं। बैडमिंटन में गोल्ड जीता था इन्होंने। और अगर रैंकिंग की लिस्ट में बात करोगे आप, तो टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल के साथ हम 24वें स्थान पर रहे। जबकि टोक्यो ओलंपिक में बात करोगे तो 7 मेडल के साथ हम 48 पोजीशन पे रहे। और 48 से क्या लिंक करके याद करा था आपने? हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 48 नंबर के ही हैं, उनका नाम है एनवी रमन्ना। 24 से क्या याद रखा था आपने? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। तो ये भी ध्यान रखना। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली ने। तो गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली ने कई ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसके अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन हैं, उससे ऊर्जा प्रबंधन में यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट में उत्कृष्टता एक्सीलेंस के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। ये जो गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप है, ये भारतीय रेलवे का एकमात्र वर्कशॉप है जिसे इस साल ये पुरस्कार मिला है। रेल मंत्री कौन है हमारे? अश्विनी वैष्णव हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। चलिए, रेलवे बोर्ड के जो आपके CEO हैं उनका नाम बताइए। ये रेलवे बोर्ड के दूसरे नंबर के CEO हैं। पहले नंबर के कौन थे? विनोद कुमार यादव थे। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी की विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये देगा लोन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक महाराष्ट्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए, ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए $300 मिलियन का लोन देगा। इसके अलावा ध्यान रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी तमिलनाडु में शहरी गरीब आवासीय परियोजनाओं के लिए $150 मिलियन के लोन को भी मंजूरी दे दी है। और इतना ही नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक इतना उदार है कि झारखंड में जल आपूर्ति परियोजना के लिए भी इसने $112 मिलियन के लोन को मंजूरी दे दी है। तो ये तीनों फैक्ट मैंने आपको एक साथ बता दिए, इनको ध्यान रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 1966 में, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, प्रेसिडेंट मसात्सुको असाकावा है, वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है अशोक लवासा बने थे। और अशोक लवासा से एक प्रश्न आप लिंक कर पा रहे होंगे, अभी इन्होंने एक बुक लिखी है, क्या नाम है उसका? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। तो आप कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र ये कहां पे उद्घाटन किया गया इसका? तो आंसर होगा चंडीगढ़। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, इसे लाइक करना मत भूलना प्लीज। और अब इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए इसकी क्विज बना करके आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है, तो वहां जाकर के इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो। और आप ही के लिए इसका ऑडियो सेशन भी मैंने तैयार कर दिया है, बहुत ही कम समय में इसका मेरी वॉइस में आप ऑडियो के माध्यम से रिवाइज भी कर सकते हैं। ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन करके। थैंक यू गाइस।